Hello everyone, welcome all in this second online class for the periodic properties. I am Abhinav Lal, Assistant Professor, Department of Chemistry, Ewing Christian College, Prayagraj, and I again welcome you all in this online class. In our previous online class, we have studied about the introduction of periodic properties, why we have to study periodic properties, what is the need to know about the periodic properties, and we have started with the first periodic property, that is atomic size, or we can also say it atomic radius. And today we will learn about what are the different factors which affect atomic radius and particularly covalent radius, which we have studied in the last class. Now let us see what are the different factors which affect covalent radius. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कोवेलेंट रेडियस को अफेक्ट करते हैं. अब जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स को समझने के लिए हमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स की ज़रूरत होगी या एक से ज़्यादा टाइप के मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होगी, तब हम कोई फैक्टर्स पता लगा सकते हैं. अब जब हम ये कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं और इसके पहले हमने देखा है कि कोवेलेंट रेडियस इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था कि कैसे एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था, सिमिलर एटम्स के बीच में बन रहा था या डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहा था. तो एक फैक्टर तो वही हो गया था कि टाइप ऑफ एटम्स भी जो हैं वो कोवेलेंट रेडियस को अफेक्ट करते हैं या उनके डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कोवेलेंट रेडियस को अफेक्ट करेंगे. अफेक्ट करने का मतलब है या तो उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे. अगर ये फैक्टर्स चेंज होते हैं तो उससे कोवेलेंट रेडियस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा. तो पहला जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम और value of principal quantum number of valence shell. इसमें हम एक्चुअली ये देखते हैं, सपोज कोवेलेंट रेडियस, देखिए मैंने ये बताया कि कोवेलेंट रेडियस एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन करने का तरीका है. तो अगर हम कोवेलेंट रेडियस कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज एटॉमिक रेडियस. तो अगर हम यहाँ पर किसी दो एटम को कंपेयर करना चाहें, सपोज हम वही जो एग्जांपल हमने स्टार्टिंग पे लिया था जो एक कॉमन एग्जांपल है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है नंबर ऑफ शेल्स की और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो हम यहाँ पर हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है एटम्स फ्रॉम सिमिलर ग्रुप, सेम ग्रुप, ग्रुप 1 के हैं, एल्कली मेटल्स कहलाते हैं. इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज 2-1, सोडियम का है 2-8-1, पोटेशियम का है 2-8-8-1. हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब हम कोवेलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो एटम है इनमें मेजर डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है. अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हम यहाँ पर ये पाते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, कोवेलेंट रेडियस वहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा. अगर हम बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन इज 6, हाइड्रोजन इज 1, तो कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p2, तो यहां पर दो शेल आपको दिख रहे हैं. और अगर हाइड्रोजन देखें तो केवल 1s1. ठीक है, तो यहां पे भी अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें फॉर नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम, तो हमने अभी हमने एक एग्जांपल भी देखा था इसके पहले कि अगर हम कार्बन हाइड्रोजन के बीच में देखें तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन जो था वो 0.77 के आसपास था और कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो हमने डिटरमाइन किया था वो 0.37 के आसपास था. इसको जस्टिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ शेल. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन
में जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उस 6 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए उसमें 2 शेल की आवश्यकता हो रही है। We need 2 shells to occupy this 6 electrons. बट क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको 2 शेल की जरूरत नहीं है, वहां पर केवल एक ही शेल प्रेजेंट है। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे किसी एटम पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा उसका कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज होता है। अब एक और चीज मैंने, एक और पॉइंट यहां पर मैंने लिखा था, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। तो ये एक्चुअल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आपने पढ़ा होगा। क्वांटम नंबर्स एक्चुअली किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन एटम्स में उनका क्या है। और क्वांटम नंबर्स 4 टाइप के होते हैं, जिनमें से ये एक टाइप है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द शेल नंबर, किस शेल में वो प्रेजेंट है। तो जब हम वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं तो वैलेंस शेल मींस लास्ट शेल। तो अगर आपको किसी 2 एटम को कंपेयर करना है तो आप उसके वैलेंस शेल का नंबर देख लीजिए। जैसे मैं इसमें अगर देखना चाहूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इसमें अगर मैं देखूँ तो इसका ये पहला शेल है और ये इसका दूसरा शेल है। सोडियम में देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, और पोटेशियम को देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहां पर केवल 2 शेल हैं, यहां पे 3 शेल हैं और यहां पर 4 शेल। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है तो जो वैलेंस शेल होगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअल में क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट इज डिनोटेड बाय n। तो यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं मैं अभी। फॉर वैलेंस शेल लिथियम के लिए n की वैल्यू 2 होगी, सोडियम के लिए n की वैल्यू 3 होगी और पोटेशियम के लिए n की वैल्यू 4 होगी। सो ग्रेटर द value of principal quantum number for valence shell, greater will be the covalent radius. Or simply you can say that greater the number of shells, greater will be the covalent radius. तो एक रिलेशन हम दे सकते हैं यहाँ पर कि covalent radius is directly proportional to number of shells. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू वहां पर बढ़ेगी। या फिर आप कह सकते हैं कोवेलेंट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। एंड व्हाट इज दिस n? इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, n ऑफ वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो कोवेलेंट रेडियाई उसका बड़ा होगा। तो ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है, यहां पर दूसरा फैक्टर हम देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ये आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सपोज हम अभी कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो यहां पर कोवेलेंट रेडियस में जैसे जैसे आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है तो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ते जाती है। कैसे बढ़ता है? सपोज कार्बन के अगर हम p ऑर्बिटल्स की बात करें, कार्बन 6 है, 1s2, 2s2, 2p2। तो यहां पर अगर हम इसको इस तरीके से देखें और कार्बन एक्साइटेड स्टेट में देखें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा यहां पर इस तरीके से। तो जब हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, तो कोई एक कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करता है, p ऑर्बिटल का एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तब सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर
उसी का ही दूसरा वाला भी करने लगे तो एक पाई बॉन्ड बन जाता है जिससे डबल बॉन्ड आता है, ये डबल बॉन्ड। और अगर तीसरा वाला भी करें तो एक और पाई बॉन्ड बनता है, उससे बनता है ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम तीनों p ऑर्बिटल्स को देखें, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये हमारा px है, ये py है और ये pz है। आई होप आप लोगों को ऑर्बिटल के टाइप्स पता होंगे, सबशेल्स के टाइप्स पता होंगे। p ऑर्बिटल, p सबशेल जो है उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz, 3 एक्सिस में अलग अलग होते हैं और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो सपोज पहला वाला जो कार्बन है उसका तीनों जो p ऑर्बिटल है, px, py, pz, और इधर दूसरे वाले का px, py, pz। तो जब सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो एक ये ओवरलैपिंग हुआ, इसका एक पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ है। अब जब एक ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड हो चुका है, उसके बाद जब पाई बॉन्ड बनना है तो साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि जब मल्टीपल बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है, फिर जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ये और डिक्रीज हो गया। तो आप मेरे दोनों हाथ के बीच का डिफरेंस देखिए, वो एक बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब सिंगल बॉन्ड था तो इन दोनों के बीच में इतना गैप दिख रहा है, अब जब डबल बॉन्ड हुआ तो गैप थोड़ा कम हुआ, फिर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो गैप और कम हो गया। तो जब मल्टीप्लिसिटी जब हम देख रहे हैं, ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनने पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो बॉन्ड लेंथ जब डिक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट रेडियस विल डिक्रीज। तो आप यहां पे ये देख सकते हैं कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के बदलने से बदल जाती है। तब आप ये नहीं कह सकते कि एक कार्बन जो सिंगल बॉन्ड में था उसका जो रेडियस है वही रेडियस जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे होगा उस पे होगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है उस पे होगा। So the next factor which affect covalent radius is effective nuclear charge, and I hope you know about nuclear charge, what nuclear charge means. जब किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है बाउंड्री पे, अपने ऑर्बिट पे, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है जो पॉजिटिव चार्ज का होता है। सो देयर इज ऑलवेज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो जब हम कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि कोवेलेंट रेडियस एक्चुअल में हम एक डिस्टेंस देखते हैं। कोवेलेंट रेडियस से हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक रेडियस, एंड इट इज एक्चुअली the distance between center of nucleus and the outermost shell. So outermost shell जो है उसकी आइडेंटिटी तब तक होती है जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये जो न्यूक्लियस है, तो देयर इज ऑलवेज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, एंड this also plays an important role in deciding the size of that particular atom. क्योंकि अगर अट्रैक्शन फोर्स, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं वैलेंस शेल में, तो उससे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है वो भी चेंज होता है। अब यहाँ पर बात यह होती है कि जब हम जैसे जैसे सब्सिक्वेंटली एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, हम एक एटम से दूसरे एटम की तरफ बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है तो देयर इज अ चेंज इन न्यूक्लियर चार्ज, और हर एक एटम पे एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर चार्ज होता है। और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल न्यूक्लियर चार्ज और नॉर्मल न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट एक्चुअली हैपेंस विद दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, इसके साथ क्या होता है, ये दो तरीके के फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। वो कौन से फोर्स हैं? एक अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक तो प्रोटॉन से अट्रैक्शन फोर्स में प्रेजेंट है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने साथ में जो दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनसे रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और साथ ही साथ इवन जो अंदर के शेल्स हैं
उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनसे भी एक रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। Now what does the screening effect or shielding effect means? शील्ड का मतलब होता है या स्क्रीन का मतलब होता है कोई एक प्लेन किसी चीज के बीच में। टू शील्ड मीन्स किसी चीज को रोकना। तो यहाँ पर होता क्या है, जब भी हम शेप साइज की बात करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं जो वैलेंस शेल प्रेजेंट है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमारा ध्यान वहां जाता है वैलेंस शेल। जब हम साइज की बात कर रहे हैं तो अंदर के इलेक्ट्रॉन साइज में उतना साइज में वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, साइज डिसाइड करने में कंट्रीब्यूट नहीं करते डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली अब इनका रोल हम यहां पर देखेंगे कि कैसे ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ प्रेजेंट हैं ये कोवेलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में प्रेजेंट है ये एज अ शील्ड काम करते हैं, और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियर फोर्स से थोड़ा दूर लेकर जाते हैं। आप इमेजिन करिए कि अभी केवल न्यूक्लियस है और केवल वैलेंस शेल है, अभी हम अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाते हैं। तो जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस शेल है, अगर केवल वही दोनों प्रेजेंट है तो उनके बीच में एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। पर अगर इन दोनों के बीच में दूसरे शेल्स आ जाएं और उन दूसरे शेल्स के इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक शील्ड का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो शील्डिंग की वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन घट जाता है। अब जब अट्रैक्शन घट गया तो होगा क्या, अट्रैक्शन घटने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े फ्री हो जाएंगे। फ्री होने से होगा क्या, ये अपने आप को दूर ले जाना चाहेंगे। दूर क्यों ले जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो न्यूक्लियस की तरफ अंदर खींचे हुए थे। पर अगर शील्डिंग वहां डेवलप हो रही है और उससे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो रहा है तो वो अब अंदर आने की जो बॉन्डेशन थी उनकी अट्रैक्शन की वजह से वो बॉन्डेशन अब चले गई। साथ ही साथ एक और चीज हो रहा है जो मैंने बताया, एक दूसरा फोर्स है जो रिपल्शन फोर्स है। रिपल्शन फोर्स किसकी वजह से है, इसके जस्ट अंदर वाला जो शेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ड्यू टू सेम चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक तो न्यूक्लियर चार्ज घट गया उसकी वजह से वो अंदर नहीं आ रहा है, और दूसरा रिपल्शन फोर्स जो है वो रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो वो थोड़ा बाहर की तरफ जाएगा। तो इससे ऑब्वियसली जो कोवेलेंट रेडियस है या कोवेलेंट रेडियाई है वो बदलेगा, वो चेंज होगा। तो ये जो फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये अफेक्ट करता है कोवेलेंट रेडियस को। अब बात यहां पर ये आती है कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन किसी एटम में प्रेजेंट होते हैं और वैलेंस शेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या कोई एक ऐसा मैथमेटिकल मेथड है या कोई ऐसा कोई प्रोसेस है या कोई एक ऐसा इक्वेशन है जिससे हम न्यूक्लियर चार्ज देकर ये बता सकते हैं कि किसमें कोवेलेंट रेडियस ज्यादा होगा और किसमें कम होगा? तो एक डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे हमने अभी देखा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, साइज उतना छोटा होगा। तो एक रिलेशन पहले लिख लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि कैसे हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। सो कोवेलेंट रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब क्या है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से साइज छोटी होगी, तो कोवेलेंट रेडियस विल बी स्मॉलर। तो अगर हमको किसी दो एटम में कंपेयर करना है, किसी दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स में हमको कंपेयर करना है कि सपोज पहला एक ए एटम है उसके 3p का इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एटम है उसके 3d के इलेक्ट्रॉन्स है सपोज, तो अगर हम उन दोनों को कंपेयर करना है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे और उस हिसाब से हम उनके रेडियस को बताएंगे। तो अब यहां पर बात आती है कि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक रूल है, बहुत वेल नोन रूल है, in the name of a scientist who have given it, and that rule is known as Slater's rule.
स्लेटर्स रूल हमको ये बताता है कि अगर कोई भी एटम है उसका अपना जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से उसमें न्यूक्लियर चार्ज जो पहले नॉर्मल होना चाहिए वो नहीं होता है, तो उस स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर ने एक रूल दिया जिससे हम निकालते हैं एस की वैल्यू जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम नॉर्मल न्यूक्लियर चार्ज से उसको माइनस कर देते हैं और वो हमको देता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे इक्वेशन होता है Z इफेक्टिव is equal to Z minus S. Z effective is actually effective nuclear charge. This is simply atomic number of atom and this is screening constant. तो स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि ये जो S की वैल्यू है ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। Z तो आपको पता है जिस भी एटम के लिए आपको निकालना है, सपोज आपको नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है, एटॉमिक नंबर 7 होता है तो Z आपको पता है, पर हमको अगर Z इफेक्टिव चाहिए तो उसके लिए हमको S की वैल्यू चाहिए होती है। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ये S की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल वी हैव टू सी सर्टेन वैल्यूज जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि किस टाइप के एटम की बात हो रही है वहां पे और किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर कर रहे हैं टू डिटरमाइन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहां अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल जो वैल्यू होती है S की वो कैसे आप डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पर एक टेबल हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। यहां हम देख रहे हैं कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखेंगे। फिर यहां हम देखेंगे ये nth शेल है, ये n-1 शेल और उसके बाद n-2 एंड उसके आगे के। इसको समझ लीजिए ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहां पर। सपोज ये न्यूक्लियस है, किसी एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका सपोज अभी हम ले रहे हैं इसमें ये इसका nth शेल है, outermost शेल इज nth शेल और उसके अंदर वाला n-1 होगा, फिर ये n-2 होगा और सपोज किसी एटम पे जो हम कंसिडर करेंगे उसमें n-2 के अंदर भी कोई दूसरे शेल प्रेजेंट है तो उसके आगे के होंगे। तो n-2 और उसके आगे के लिए सेम वैल्यूज होती है तो हमने उसको एक साथ लिख लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको देखना है कि जब हम कंसिडर करते हैं, जैसे हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। अब देखिए ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है, पर हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं अभी इन डिटेल क्योंकि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट करता है कोवेलेंट रेडियाई को। तो हम ये देखेंगे कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए आप कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो ऑर्बिटल हमने लिखा है ये इसका मतलब क्या है, हम क्या ये ऑर्बिटल में क्या देखना चाहते हैं। तो ये ऑर्बिटल इसलिए लिखा है, हम यहाँ पर देखेंगे कि आप जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए देखना चाहते हैं आप वो देखिए वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से अलग अलग वैल्यूज है स्लेटर्स रूल के लिए। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं ऑर्बिटल। सपोज आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1s ऑर्बिटल पे, जो जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको देखना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है, अगर वो प्रेजेंट है 1s में तो जो S की वैल्यू हमको लेनी होगी, जो मल्टीप्लाई करना वो आगे हम समझेंगे। आप अभी वैल्यू देखिएगा वो हम लेते हैं 0.30। अगर इसके अलावा 1s के अलावा कोई दूसरे ऑर्बिटल्स हैं जैसे 2s हो गया या फिर 2p ऑर्बिटल्स हैं या कोई भी p ऑर्बिटल्स हैं, एनी s एंड p ऑर्बिटल्स, हम 1s के लिए केवल 0.30 है, बाकी के लिए 2s 2p या फिर कोई 3s 3p हो सकता है, 4s 4p हो सकता है, उनके लिए ये वैल्यू होती है 0.35
और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है n-1 में उनके लिए 0.85, और अगर n-2 में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स तो ये 1 है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि n-1 में क्या लेंगे, 0.85 हम क्यों ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे, उससे क्लियर होगा। अभी हम यहाँ पर पहले वैल्यूज लिख लेते हैं और समझ लेते हैं किसके लिए क्या वैल्यूज है। तो पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए क्या वैल्यूज आ रही हैं वो समझना। अब अगर जिस इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हमको चेक करना है या डिटरमाइन करना है, अगर वो प्रेजेंट है किसी Nd और NF ऑर्बिटल पे, मतलब किसी भी d ऑर्बिटल पे, चाहे 3d हो, 4d हो, 5d हो, या f में हो, 4f हो, 5f हो, किसी में भी प्रेजेंट है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन nth शेल पे होंगे, जो उसमें अफेक्ट डालेंगे उसके न्यूक्लियर चार्ज पे, उनके लिए वैल्यू होगी 0.35, और n-1 वाली की वैल्यू होगी 1, n-2 और उसके आगे की होंगी 1। अब यहाँ पर इस वाले केस में एक और चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पर वो ज्यादा बेटर क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे, पर मैं उसको लिख रहा हूँ, ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स in ns and np will also contribute 1। इसको आप नोट करके रख लीजिए। जब हम एग्जाम्पल अभी करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्लियर होगा कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से कैसे अलग है। इसलिए हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जाम्पल हम करेंगे जिसमें हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को लेंगे जो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उससे कैलकुलेट करके देखेंगे इन वैल्यूज से। और एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन सपोज d में प्रेजेंट है, किसी d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन को लेके करेंगे, तब आपको क्लियर होगा ये जो मैंने नोट लिखा है अलग से, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें 2p3, ठीक है, 1s2 2s2 2p3। अब हमें अगर इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना, क्योंकि हम इसे कोवेलेंट रेडियस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो मैं अभी पहला जो एग्जांपल ले रहा हूं उसमें मैं इलेक्ट्रॉन जिसमें मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है वो मैं वैलेंट शेल के इलेक्ट्रॉन को लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम कोवेलेंट रेडियस के अंदर में हम इसे देखना चाह रहे हैं, इसीलिए हम वैलेंट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। पर अगर आप एज एन इंडिविजुअल टॉपिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आप पढ़ते हैं तो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, कैलकुलेट Z effective for any one electron in 2p orbital। ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट Z effective for any one electron in 2p orbital। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और कैलकुलेट करने को आता है, अब चाहे आप उसको नॉर्मली आपके कोई थ्योरी पेपर हो या अगर आप कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें इस टॉपिक को अगर आप देखते हैं तो स्पेशली ज़्यादा चांसेस होते हैं जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और वहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, तो एक्चुअली में जो करेक्ट ऑप्शन के अलावा जो दूसरे ऑप्शन दिए गए होते हैं वो जो आप मिस्टेक करते हैं उसी से आए हुए आंसर्स आपके MCQ में होते हैं, उन ऑप्शंस में होते हैं। तो पहली गलती जो यहाँ पर हो जाती है जब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं वो ये है, क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट Z इफेक्टिव फॉर एनी वन इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल। अब हम अगर देखें 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको Z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। तो जब आपको Z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो आप किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं तो उसमें आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। तो अब आप मान के चलिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर रख लीजिए, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है आप कह सकते हैं या अंडर डिटर्मिनेशन है। इसी का हम क्या कर रहे हैं,
Z इफेक्टिव वैल्यू निकालेंगे इसमें से एक। तो अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हमारे पास बचेगा क्या, 1s2 2s2 2p2। तो जो कैलकुलेशन होगा वो इतने इलेक्ट्रॉन और इसके लिए होगा। गलती क्या होती है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम 2p3 लेके ही कैलकुलेट कर देते हैं और हमारे nth शेल में जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे हम क्या ले लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो वहां पे फिर कैलकुलेशन गलत हो जाता है। तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान देंगे। अब बात आती है ये इस टेबल की, कि इस टेबल को आप कैसे यूज कर रहे हैं। तो पहला चीज तो ये है, जो मैंने ये लिखवाया है कि ऑर्बिटल्स जो है इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो हैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल। तो कौन सा वाला आएगा हमारा, सेकंड वाला पॉइंट, आइदर 2s 2p। तो इसमें 2p वाला जो है आपका, इसकी बात हो रही है। तो अब इसमें हम देखेंगे जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का वो कितना है। पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये इसका nth शेल है क्योंकि वैलेंस शेल यही है सेकंड वाला, और ये इसका n-1 शेल है। तो आपको करना बस अब सिंपली ये है, आपको ये चेक करना है कि nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो इस इलेक्ट्रॉन पे अफेक्ट करेंगे, और n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है जो इस इलेक्ट्रॉन पे अफेक्ट करेंगे फॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उनको जो टेबल में दी हुई वैल्यूज है उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ देखते हैं nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, क्योंकि 2s 2p सेकेंड शेल है ये पूरा और वैलेंस शेल है। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.35 से, प्लस ये हम एक्चुअली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम s कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब n-1 शेल जो है वैलेंस शेल के जस्ट अंदर वाला शेल, सेकेंड लास्ट जिसको हम कह सकते हैं। तो वैलेंस शेल आपका सेकेंड था, तो n-1 शेल क्या होगा, फर्स्ट शेल होगा। अब इस फर्स्ट शेल में n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो n-1 में ये 0.85, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए, अब एक डाउट यहां पर ये हो सकता है कि यहां 1s लिखा है और मैंने यहां 1s लिखा है, तो हमने क्यों 0.85 लिया। फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो 1s लिखा हुआ है ये तब हम लेंगे, ये वैल्यूज हम तब लेंगे जब उस इलेक्ट्रॉन के लिए हम डिटरमाइन कर रहे हैं जो 1s में प्रेजेंट है। इसीलिए ये टेबल में पहला कॉलम जो है वो ये बता रहा है कि किस इलेक्ट्रॉन के लिए हमको डिटरमाइन करना है, वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट z इफेक्टिव फॉर एनी 1 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल। तो पहले कॉलम से हमको बस इतना ही चेक करना है कि 2p वाला किस में आएगा, 2p वाला इसमें आएगा, तो हमको ये वाला फॉलो करना है, इस वाले लाइन को हमको फॉलो करना है। तो हमने ये देखा nth वाले में आपका 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो nth वाले में कितना वैल्यू है, 0.35, उससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 को। उसके बाद n-1 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, n-1 के लिए इसमें क्या है 0.85, और ये 0.85 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आता है आपका 1.70 प्लस 1.40, और ये आएगा 3.10। ये s की वैल्यू आती है 3.10। क्लियर है। तो ये जो कैलकुलेशन हुआ, ये जो s की वैल्यू है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये सारा कुछ स्लेटर रूल से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, z इफेक्टिव फॉर नाइट्रोजन। तो z इफेक्टिव का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस s। z आपका क्या था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है 7, 7 माइनस s की वैल्यू निकली है 3.10। ये क्या आएगा, ये आपका आएगा 3.90 आपकी वैल्यू आएगी। तो नाइट्रोजन के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो है 3.90। तो इस तरीके से हम Z इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या तो NS में प्रेजेंट है या NP में। ये एक एग्जांपल हमने देखा है, और क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कोवेलेंट रेडियस को अफेक्ट करता है। सपोज अगर हम नाइट्रोजन के बाद आपका ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के लिए अगर हम और काउंट करें, ऑक्सीजन के लिए हम देखें तो क्या चेंज होगा। अगर आप ऑक्सीजन के लिए देखें तो ऑक्सीजन का
एटॉमिक नंबर होता है 8, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2 2s2 2p4। तो यही सेम एक्सरसाइज अगर हम ऑक्सीजन के लिए करना चाहें तो क्या डिफरेंस आएगा वहां पर? डिफरेंस आएगा कि अगर हमको p के किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2p3 बचेगा, और ये 2s2 हो जाएगा और ये 1s2 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अंडर डिटर्मिनेशन रहेगा। तो अब जब मल्टीप्लीकेशन होगा 0.35 और 0.85 का, तो ये तो सेम रहेगा 2 इंटू 0.85 इसके लिए, क्योंकि n-1 शेल पे और nth शेल अगर हम देखें तो n-1 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पर nth शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। यहां पर nth शेल में कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहां पे nth शेल में क्या हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो 5 इंटू 0.35 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी 1.40 प्लस 0.35 कर दीजिए, तो ये 1.75 आ जाएगा। तो ये वैल्यू इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये आएगा 1.70 प्लस 1.75, दिस विल कम एज 3.45। तो आप यहां पर देखिए, नाइट्रोजन के लिए S की वैल्यू 3.10 आ रही थी और ऑक्सीजन के लिए S की वैल्यू आ रही है 3.45। उसको आप माइनस करिए, अगर हम फॉर ऑक्सीजन निकालें तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस S, 8 माइनस 3.45, ये कितना आएगा? 4.55, इसकी वैल्यू आई है 4.55 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम कंपेयर कैसे करें? साइज के लिए हमने एक रिलेशन देखा था कि कोवेलेंट रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि जिसमें भी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इफेक्टिव मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं रिजल्टेंट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसमें ज्यादा होगा उसमें वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खींचा हुआ होगा, तो वो अंदर की तरफ होगा। इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतनी कम होगी। इसीलिए ये रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोवेलेंट रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर हम यहाँ इससे, इस रिलेशन से और इन वैल्यूज से हम ये बता सकते हैं कि कोवेलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन is greater than covalent radius of oxygen। इसीलिए हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ते हैं एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कोवेलेंट रेडियस। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को लेंगे जो d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इसके पहले वाले एग्जांपल जो हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल देखा, उसमें हमने जो वैलेंस शेल पे p ऑर्बिटल पे जो इलेक्ट्रॉन थे उसके लिए हमने कैलकुलेट किया था। अब हम देखते हैं, अगर जिस इलेक्ट्रॉन को अगर हमको डिटरमाइन करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर वो प्रेजेंट है d ऑर्बिटल में, तो कैसे चेंजेस आते हैं उनकी कैलकुलेशन पे, और स्पेशली ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, वहां से इसमें क्या डिफरेंस है। तो एक एग्जाम्पल हम ब्रोमीन के लिए लेते हैं। ब्रोमीन इज 35, एटॉमिक नंबर 35। अगर इसके लिए हम कैलकुलेट करें, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d10 पहले मैं लिख ले रहा हूँ क्योंकि हमको शेल के हिसाब से लिखना है, 4s2 4p5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 पहले आता है फिर 3d आता है, पर अभी हमने क्योंकि हमको शेल के हिसाब से लिखना है इसलिए हमने 3d को पहले लिखा है। अब यहाँ पे आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 4p5। अब हम यहाँ पर एक केस देखते हैं, अगर हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है या कैलकुलेट करना है ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए जो d में प्रेजेंट है, तो कैसे हम करें। तो एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं तो वो क्लियर रहेगा हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। डिटरमाइन Z effective for an electron present in 3d orbital। 3d ऑर्बिटल में प्रेजेंट
एक इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है हमें। तो अब सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर, क्योंकि इसके पहले वाला जो केस था हमने एक एग्जांपल लिया था, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो वैलेंस शेल में प्रेजेंट था, पर यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल पे प्रेजेंट नहीं है, ये इस वैलेंस शेल पे प्रेजेंट नहीं है, वो इधर उसके अंदर वाले शेल पे प्रेजेंट है, सेकंड लास्ट में थर्ड शेल पे प्रेजेंट है और उसके डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तब हम कैसा केस आता है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये आती है, जो भी इलेक्ट्रॉन, दोज इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट टू द राइट ऑफ द ऑर्बिटल विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिस भी ऑर्बिटल के लिए आपको कैलकुलेट करना है, जो आपके इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है, अगर उसके राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो स्क्रीनिंग पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको स्क्रीनिंग या हर्डल देखना है, शील्डिंग इफेक्ट देखना है, तो आपका सपोज न्यूक्लियस यहाँ पे है, ब्रोमीन का न्यूक्लियस यहाँ पर है और पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है और चौथा शेल है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करके देखें, ये आपका न्यूक्लियस है ब्रोमीन का, ये पहला शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है और फोर्थ शेल है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हमको इसी के 3D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को देखना है। तो अगर हमको यहाँ पर जो 3D का एक इलेक्ट्रॉन है उसमें शील्डिंग इफेक्ट देखना है, तो शील्डिंग इफेक्ट, वो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कहाँ पे शील्ड बन रहा है, वो एक्चुअली न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्ड बनना चाहिए। तो शील्डिंग इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि इधर वाले इलेक्ट्रॉन। तो अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो यहाँ पर है 4s2 और 4p5, इनका कोई रोल नहीं होगा कैलकुलेशन में। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख रहे हैं, इसीलिए जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक रूल होता है, पर जब आप यहाँ पर लिख रहे हैं टू डिटरमाइन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आपको इस तरीके से लिखिए कि उस शेल के सारे ऑर्बिटल एक साथ आए, फिर दूसरे शेल के आए। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि हमको जब 3D के इलेक्ट्रॉन के लिए देखना है तो 4s2 4p5 स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हमको इन इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है अभी कैलकुलेशन पे। हमको जो इलेक्ट्रॉन अफेक्ट करेंगे वो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके जो बाकी के 9 इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे। आई होप पहला जो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्लियर है कि दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट टू द राइट साइड of the electron which is under investigation, they will not play any role in determination of screening constant. Screening constant determine करने के लिए जो right side में electron present है वो कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, वापस उसी कॉन्फ़िगरेशन को हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। अब 3D का एक इलेक्ट्रॉन अंडर इन्वेस्टिगेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D under investigation or determination। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा फिर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हो जाएगा 3d9। 3d10 था, इसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 3d9। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वापस हम कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन में हमने क्या किया था, इसको देखिएगा। पहले हम इसको शेल लेवल दे देते हैं, ये आपका एक शेल है, ये दूसरा शेल है। अब आपका क्या हो जाएगा, ये nth शेल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये nth शेल था, ये n-1 था, ये n-2 था और ये n-3 था, पर क्योंकि हमको d के लिए निकालना है तो इधर के इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है अब। तो अब आपका वैलेंस शेल कौन सा हो गया, वैलेंस शेल ये हो गया n, तो ये हुआ n-1 और ये हुआ n-2। अब हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन के केस में क्या था, 1s2 2s2 2p3 था। तो इससे हम जब कैलकुलेट कर रहे थे तो p के एक इलेक्ट्रॉन के लिए करते थे तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते थे, तो यहां आता था 2s2 1s2 2s2 2p2।
तो हम क्या करते थे, जब आपको nth शेल के इलेक्ट्रॉन देखना होता तो आप 0.35 लेते थे, ठीक है। अब nth शेल में 2 इलेक्ट्रॉन s में प्रेजेंट है और 2 इलेक्ट्रॉन p में प्रेजेंट है, दोनों को क्लब करके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 हुए। तो हमने क्या लिखा था, 4 इंटू 0.35, और n-1 वाला ये था तो 0.85 लिखा था हमने, 2 इंटू 0.85। पर ये वाला जो क्वेश्चन है यहां थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये जो हमने लिखा हुआ है इसके लिए क्या है देखिएगा, जब आप यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डी शेल में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, डी सबशेल या डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उस केस में जो s और p ऑर्बिटल हैं nth शेल के, इनका कंट्रीब्यूशन और इनका कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। यहां पर क्या है, हमको किसका चाहिए, डिटरमाइन z इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3d। तो d के जो 9 इलेक्ट्रॉन हैं उनका कंट्रीब्यूशन तो होगा कितना, 0.35, ठीक है। मैं यहां पे समझने के लिए लिख रहा हूं d इलेक्ट्रॉन्स, पर जो बाकी बचे 8 इलेक्ट्रॉन हैं इसके, 2 + 6, 3s के 2 और 3p के 6, इनका कंट्रीब्यूशन 0.35 नहीं होगा, इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1, जो लिखा है ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स इन ns एंड np विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट 1। तो इन जो 2 + 6 है तो टोटल कितने हुए, 8, तो इसके लिए आएगा 8 इंटू 1, तो ये आपके ns np का हो गया और ये आपका nd हो गया। अब बचे क्या, n-1 और n-2। तो आप ये देख रहे हैं टेबल में n-1 का भी 1 है, n-2 का भी 1 है, तो हम सबको क्लब कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ के 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल करोगे कितने हो गए, 10। तो हम सीधा सिंपली लिख सकते हैं 10 इंटू 1, और यहाँ मेंशन कर दे रहा हूं मैं n-2 के इलेक्ट्रॉन है और n-1 के इलेक्ट्रॉन है। इसको और क्लब करके लिखना चाहते हैं तो 10 + 8 18 हो जाएगा, क्योंकि सब में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कहीं कहीं अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे बुक में तो सिंपली लिखा होता है, अगर इन दोनों को हम क्लब कर दें तो ये 18 इंटू 1 लिखा होता है एक साथ, प्लस 9 इंटू 0.35। तो ये वैल्यू ओवरऑल आएगी, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं 21.15। इसके लिए s की वैल्यू आएगी 21.15। तो ये मेजर डिफरेंस है जब आप स्लेटर्स रूल अप्लाई कर रहे हैं टू डिटरमाइन z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब आप अभी कैलकुलेट कर रहे हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रॉन अगर, तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि जब आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको बड़े ध्यान से देखना है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन p में प्रेजेंट है या s में प्रेजेंट है। आप s में भी अगर 1s में है तो कंट्रीब्यूशन 0.30 होगा, पर अगर इलेक्ट्रॉन जो आप डिटरमाइन कर रहे हो वो 2s, 3s, 4s, 5s किसी में भी प्रेजेंट है तो ये वाला रूल फॉलो होगा, और p में तो कोई भी p का हो वो ये रूल फॉलो होगा। पर अगर इलेक्ट्रॉन जो डिटरमाइन करना है वो d या f में प्रेजेंट है तो उसमें हम ये वाले रूल फॉलो करेंगे। तो उस हिसाब से ये आ गया 21.15, और उसके बाद आप z इफेक्टिव का फॉर्मूला निकाल कर लगाकर आप ब्रोमीन का z इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि स्लेटर्स रूल, पहले तो चीज जो 3 अलग अलग कंडीशन है वो कैसे फॉलो हो रही है, और दूसरी चीज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उससे आप कैसे कोवेलेंट रेडियाई को डिटरमाइन करते हैं। अब रही बात क्वेश्चन की, तो क्योंकि हम इसको एज अ फैक्टर अभी पढ़ रहे हैं, एज अंडर कोवेलेंट रेडियस पढ़ रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन अगर आप देखते हो अगर कोवेलेंट रेडियस से रिलेटेड आता है तो आपको दोनों चीज होगा। पहला चीज तो आपको डिटरमाइन करना रहेगा z इफेक्टिव, उसके बाद आपको ये समझाना पड़ेगा कि किसी दो को कंपेयर करो। जैसे हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने रिलेट किया था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हमने वहां ये पाया था कि ऑक्सीजन का जो z इफेक्टिव आया था वो ज्यादा था इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन, और हमने देखा रिलेशन क्या है, कोवेलेंट रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज छोटी होगी, ये सिंपल रिलेशन आप याद रखिएगा। कोवेलेंट रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर विल बी द रेडियस।
So the next factor which affect the covalent radius is electronegativity difference. The fourth factor is electronegativity difference. Now this factor will play an important role on only those type of bonds where the bond is formed between two different atoms. जब हमने कोवेलेंट रेडियस डिटरमाइन करने को देखा था तो वहाँ हमने दो एग्जाम्पल देखा था. अगर आप लोगों को याद होगा, एक एग्जाम्पल हमने H2 मॉलिक्यूल के लिए देखा था, H2 मॉलिक्यूल, और उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड था. इनके बीच में अगर हम कोवेलेंट रेडियाई मेजर करें तो एक एग्जाम्पल हमने ये देखा था. इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पर हेट्रो एटम्स के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है तब एक डिटर्मिनेशन का तरीका अलग था. तो ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है ये इस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड पे असर डालेगा, ना कि इस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड पे. अगर कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के बीच में बना हुआ है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होती है. एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. वैसे ये हमारा चौथा पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए मैं बस इतना बताना चाहता हूँ. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. तो जब बॉन्ड कोई कोवेलेंट बॉन्ड दो अलग अलग एटम के बीच में बना हुआ है, दो अलग अलग एटम के ओवरलैपिंग से बना हुआ है, तो वहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है. तो देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स. तो ऐसे एग्जांपल्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है दो अलग अलग एटम्स में, उन एग्जाम्पल्स पे ये फैक्टर काम करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. और जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे या कोई भी ऐसा बॉन्ड जिनमें दोनों एटम सेम है, उनमें ये फैक्टर काम नहीं करेगा. तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पर इसका. इस टाइप के एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. हम एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज कोई दो एटम है A एंड B. अब दो अलग अलग एटम हैं A एंड B, इनके बीच में अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो कैसे इनमें कोवेलेंट रेडियस जो है वो कैसे कोवेलेंट रेडियस अफेक्ट होगा और इनसे बॉन्ड लेंथ कैसे अफेक्ट होगी. अब एक चीज यहां पर समझिएगा कि अगर कोई एक बॉन्ड किसी दो एटम के बीच में बना हुआ है और अगर एक एटम के पास टेंडेंसी है कि वो उस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो वो जो बॉन्ड लेंथ है वो यूजुअली डिक्रीज होता है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होगी. तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम A और B देखते हैं तो यहाँ पर एक इक्वेशन आता है. जो इक्वेशन है दो अलग अलग इक्वेशन हम यहाँ पर देखेंगे और दोनों इक्वेशन सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पे ही डिफरेंट है. पहला जो इक्वेशन है जो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और कोवेलेंट रेडियस को रिलेट करने के लिए, वो पहला इक्वेशन है स्कूमेकर एंड स्टीवेंसन्स इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड है. अगर हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिखें, RAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 से माइनस B. ये स्कूमेकर एंड स्टीवेंसन्स इक्वेशन विच रिलेट्स बॉन्ड लेंथ विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. यहाँ पे अगर हम इसको देखना चाहें, ये क्या है, दिस इज बॉन्ड लेंथ बिटवीन A एंड B. This is covalent radius of A, this is covalent radius of B, this is electronegativity of A and this is electronegativity of B. और ओवरऑल जो टर्म है पूरा, this is known as electronegativity difference. ये हमारा इक्वेशन है. अब आप यहां पर देखिएगा
कैसे ये रिलेट करता है बॉन्ड लेंथ को, और बॉन्ड लेंथ अगर अफेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कोवेलेंट रेडियस अफेक्ट होगा। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन को अगर हम किसी दूसरे तरीके से लिखें, सपोज हम RAB की जगह पे M लिख लेते हैं, और ये जो एडिशन हो रहा है RA प्लस RB, इसके लिए हम एक कॉमन N ले लेते हैं, और जो माइनस के बाद जितनी वैल्यू है उसको हम सपोज ले लेते हैं P। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को, इस इक्वेशन को हमने एक सिंप्लीफाई करके एक फॉर्म में लिखा है, तो हम ये रिलेशन देखना चाहते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्ड लेंथ और कोवेलेंट रेडियाई को अफेक्ट कर रहा है। इसको दूसरे तरीके से, या अगर हम बॉन्ड लेंथ ही लिख लें, इसको बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये कोवेलेंट रेडियाई है, और ये बॉन्ड लेंथ है। तो अगर आप ये देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू उतनी ही कम होगी। सिंपल सा चीज है, अगर सपोज ये 50 है और इसको हमको 50 लाना है तो हम कई तरीके से ला सकते हैं। 40 माइनस 10 कह सकते हैं, सॉरी 60 माइनस 10 कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसको 100 माइनस 50 कह सकते हैं। तो यहां पर सॉरी इस एग्जाम्पल को हम लेते हैं दूसरे तरीके से। अगर हम यहां पर लेते हैं 50 और इसमें हम माइनस करते हैं 10, तो यह आंसर आएगा हमारा 40। अगर हम यहां पर लेते हैं 50 माइनस 20 तो ये आएगा 30। अगर हम लेते हैं 50 माइनस 30 तो ये आएगा 20। तो हो क्या रहा है, अगर हमारा ये वाला डिजिट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, एक रिलेशन हम यहां पर लिख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to electronegativity difference। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी दो के बीच में जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा होगा। और हमने कोवेलेंट रेडियस में देखा था बॉन्ड लेंथ छोटा है मतलब कोवेलेंट रेडियाई भी क्या होगी, छोटी होगी। तो ये आपका इक्वेशन है स्कूमेकर एंड स्टीवेंसन इक्वेशन। इसी से ही रिलेटेड एक मॉडिफिकेशन है, एक दूसरे साइंटिस्ट ने एक मॉडिफिकेशन किया, वो मॉडिफिकेशन है बाय पोर्टरफील्ड। पोर्टरफील्ड का भी एक सिमिलर इक्वेशन है, बस यहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई है और वहां पे स्क्वायर आ गया। पोर्टरफील्ड इक्वेशन है RAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.07, और ये जो टर्म है डिफरेंस का, इसका स्क्वायर। अगर हम रिलेशन देखें, रिलेशन क्या है, रिलेशन सेम है बट इक्वेशन में चेंज है। अगर इससे भी हम देखना चाहें तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कोवेलेंट रेडियाई है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का टर्म है। तो इसी में अगर आप पुट करेंगे तो यहां भी क्या आएगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा, कोवेलेंट रेडियाई भी डिक्रीज होगा। तो ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है ये उन्हीं कोवेलेंट बॉन्ड पे ये अफेक्ट करेगा जिनमें बॉन्ड के दोनों तरफ दो अलग अलग एटम प्रेजेंट हैं। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, smaller will be the bond length, and if bond length is smaller then covalent radii will also be smaller।